नमस्कार, पहुना डॉट इन में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं जेके नायक। आज हम बातचीत करेंगे बेमेतरा एसडीओपी राजीव शर्मा जी से, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजीव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहुना डॉट इन में। जी धन्यवाद सर, अभी आपको हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिस काम के लिए सम्मानित किया गया है, आप उसके बारे में कुछ बताइए सर। ये घटना ऐसी है, 2-3 जून 2020 की दरमियानी रात यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है और उस राजमार्ग के किनारे स्थित ग्राम में एक मासूम बच्ची को एक अज्ञात ट्रक चालक द्वारा उठा लिया गया था और उसके साथ दुष्कृत्य की घटना की गई थी। और सुबह सुबह जब रिपोर्ट आई तो तमाम अधिकारी और थाना प्रभारी मैं मौके पे पहुंचे सुबह 5 बजे और उसको घर से करीब 15-20 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग में, जहाँ पे उपजेल स्थित है बेमेतरा का, ग्राम मटका के पास छोड़ दिया गया था लहूलुहान हालत में। फिर उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और उसमें रेप का केस दर्ज हुआ था और पोक्सो के तहत भी, पोक्सो के सेक्शन 6 और 12 के तहत केस दर्ज किया गया था। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बच्ची 7 वर्ष की थी और इसको सिर्फ इतना मालूम था कि एक ट्रक ड्राइवर मेरे को उठा के ले गया था। और इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग में निरंतर ट्रकों का आवागमन होता है। वैसे डेटा हमने देखा था तो करीब दिन भर 24 घंटे में 1000 से अधिक गाड़ियां आवागमन करती हैं। तो ऐसी स्थिति में ना तो उसको कोई नंबर मालूम था, ना कुछ भी नहीं मालूम था। और इसको जो जीपीएस टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल करके हमने गाड़ी को ट्रेस किया था, ड्राइवर को, और उसके खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश करके उसको बहुत सीमित अवधि में उसको आजीवन कारावास की सजा मृत्यु पर्यंत दी गई है माननीय विशेष न्यायालय के द्वारा। ये ऐसा एक प्रकरण है और इसमें जो महिला संबंधी या बच्चों संबंधी जो अपराध है और इसमें उम्दा किस्म के अन्वेषण करने के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन वाला का मेडल 2021 के लिए मुझे दिया गया है। सर, आपने बताया कि नेशनल हाईवे में करीबन 1000 से ज्यादा ट्रक आना जाना आते जाते हैं। उसके बाद ये केस बहुत चुनौती से भरा रहा सर ये केस। उसके बाद भी आपके नेतृत्व में आपने और आपकी टीम ने इसको सुलझा लिया। ये बहुत चुनौती भरा रहा होगा। जी, ये पहले दिन से ही आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री डीएम अवस्थी साहब और आईजी श्री विवेकानंद साहब और हमारे जो तत्कालीन एसपी थे श्री दिव्यांग पटेल, ये इस केस को लगातार मॉनिटर कर रहे थे। डीजी साहब पुलिस मुख्यालय से और रेंज से श्री आईजी साहब विवेकानंद साहब और जिले में एसपी साहब के नेतृत्व में करीब 40 लोगों की टीम काम कर रही थी। इसमें जो जीपीएस हमने, जैसे धान गाड़ियां चलती है यहाँ, वहां के सब जीपीएस डेटा हमने लिया था। तो धान, हमारा कॉन्सेप्ट ये था जीपीएस का डेटा लेके इन्वेस्टिगेशन करने का कि गाड़ी जिसमें जीपीएस ऑलमोस्ट इंस्टॉल रहता है सभी 4 व्हीलर में, और अभी तो आरटीओ ने जीपीएस एप्लीकेशन के बगैर रजिस्ट्रेशन भी मना कर दिया है। तो इस चीज को, इस फीचर को ध्यान में रखते हुए हमने जीपीएस डेटा को इसलिए लिया था कि यदि गाड़ी वहां रुकी होगी, निश्चित ही गाड़ी रुकेगी उस बच्ची को लिफ्ट करने के लिए, तो उस चीज को हम जानना चाहते थे। इसके लिए करीब हमको 10,000 गाड़ियों का डेटा एनालिसिस किया, उसमें कुछ नहीं मिला धान गाड़ियों में। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग में जो जबलपुर की ओर गाड़ियां जाती है और उसके लिए हमने पैरेलली फुटेज का भी सहारा लिया। लेकिन घटनास्थल से बेमेतरा करीब 12 किलोमीटर है, वहां घटनास्थल में कोई वीडियो फुटेज अवेलेबल नहीं था, कोई कैमरा वहां इंस्टॉल नहीं है। लेकिन हम उसमें एक सापेक्षता का सिद्धांत कि वहां से जब गाड़ी चलेगी और 10 किलोमीटर हमारे पास बेमेतरा में सिग्नल चौक में फुटेज है, तो वहां गाड़ी आने में कितना टाइम लगेगा। ये रात में 12 से 2 की घटना थी, तो उसके रिलेटिव से, माने उसके सापेक्षता के हिसाब से कि करीब आधा घंटा में गाड़ी पहुंचेगी, तो कौन कौन गाड़ी दिखती है। तो कुछ गाड़ियों को हमने ट्रेस किया था उस टाइम फ्रेम में 12 से 2 के बीच, और हमको ये मालूम था कि 12 बजे के बाद और 2 के पहले घटना हुई है, ऑलमोस्ट 2 के पहले। तो उस हिसाब से कुछ गाड़ियों को ट्रेस किया और उसमें कुछ गाड़ियों को हमने डेवलप किया। उसमें एक ऊर्जा लॉजिस्टिक लिखी हुई गाड़ी दिखी। फिर ऊर्जा लॉजिस्टिक के मालिक हैं आशीष अग्रवाल, रायपुर में एच कॉम्प्लेक्स मोह में रहते हैं। उनकी गाड़ियां इमामी
में चलती है और सीमेंट लेके जबलपुर की तरफ जाती है, उसका जीपीएस एक्सेस लिया हमने। और उस बहुत सारी गाड़ियां हैं उनकी, तो एक गाड़ी को देखा कि हमने रात के 1:57 में वो गाड़ी वहां पे रुक रही है और 10 मिनट बाद फिर मूव हो रही है जो जबलपुर से आते समय। तो हमको विश्वास हो गया कि ये गाड़ी वहां घटना स्थल में रुकी है और यही गाड़ी के ड्राइवर द्वारा अपराध घटित किया गया है। फिर उस ड्राइवर को लेके आए हम, पूछताछ किए, और इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड भी कराई गई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। तो जो पीड़ित बच्ची है वो तब तक स्वस्थ हो चुकी थी। 21 दिन बाद उसको पकड़ लिया गया था, 20 दिन बाद आरोपी को। तो गाड़ी को और आरोपी को पहचान भी लिया उसने, पीड़ित मासूम ने। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें डिजिटल एविडेंस, जो ऐसे एविडेंस जो बहुत जल्दी वोलाटाइल है और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो मोबाइल में है स्टोर, कैमरे में है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसमें जो एविडेंस रहते हैं, सिर्फ डिजिटल एविडेंस के आधार पे ही आरोपी को ट्रेस किया और इन्वेस्टिगेशन भी उसी के आधार पर हुई। और न्यायालय में उसको डिजिटल एविडेंस को प्रोड्यूस भी किया गया। और उसके लिए जो कानूनी औपचारिकता, जैसे कोई आप कंप्यूटर जनरेटेड कोई स्टेटमेंट यदि कोर्ट में पेश करेंगे तो उसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 65B के तहत एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है कि जो भी कंप्यूटर या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, वो उसका सर्वर जिसके कब्जे में है, तो उसके जो सर्वर का देख रेख करता है या सर्वर का मालिक है, तो उसका एक प्रमाण पत्र लगता है कि सर्वर में जो भी डेटा स्टोर है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो इसमें डिजिटल एविडेंस को काफी हमने संभाल के और उसको वैज्ञानिक ढंग से अन्वेषण करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया, और उसी के आधार पर इसमें सजा भी हुई और न्यायालय ने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की तारीफ भी की। और एक चीज और बता दूं, इसमें आरोपी को, जो सूरज प्रजापति है, मूलतः झारखंड का रहने वाला है, और ये इसको जो सजा दी गई है आजीवन कारावास और शेष प्राकृत जीवन के लिए भी, तो मतलब इसका मतलब ये है कि मृत्यु पर्यंत जेल में रहेगा। और वो सीआरपीसी में एक सेक्शन है 432 कुछ है, उसमें ऑनरेबल स्पेशल कोर्ट ने एक उसमें बंधन भी लगाया है कि सरकार के समक्ष यदि सजा को कम करने के लिए कोई आवेदन किया जाता है तो इसको सजा कम करने योग्य अपराध नहीं है ये। इसकी जो अपराध की गंभीरता है, एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ, 7 वर्षीय बच्ची के साथ इसने जो दुष्कृत किया है, ये सजा कम करने योग्य नहीं है। इसमें बार भी लगाया हुआ है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। अभी आप वर्तमान में बेमेतरा एसडीओपी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अपराध पर नियंत्रण रखा जाए, इस पर किस प्रकार से काम किया जा रहा है? अभी देखिए, अभी पुलिस को साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से काम करना चाहिए अनुसंधान के मामले में। और एक समय ऐसा था कि हम लोग फिजिकल इंट मतलब भौतिक आसूचना एकत्र करते थे। हमारे कांस्टेबल बीट में जाते थे, लोगों से मिलते थे, कोई भी घटना घटती थी जी। तो वो तो बेसिक है पुलिस का, वो तो चल ही रहा है। लेकिन समय के बदलाव के साथ और ये आपाधापी की जिंदगी, इतनी ड्यूटियां बढ़ गई है, तो ये सब डिजिटल एविडेंस के ऊपर निर्भर होना और इसकी जानकारी होना सभी पुलिस अफसरों को जरूरी है कि इसको कैसे कलेक्ट करना है और कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, इसके सोर्स क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कहाँ कहाँ अपने को एविडेंस मिलेंगे, और उसके आधार पे हम इन्वेस्टिगेशन करके अपने केस के आरोपी को पकड़ लें और उसको सजा भी दिलाएं। तो पहले एक समय ऐसा था कि जब मैं 2005 वगैरह में, जब मोबाइल काफी तेजी से समाज में सर्कुलेट हुआ शहरों में, तो हम लोग मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा थी। अभी मेरा ये मानना है, मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, तो मोबाइल जो अपराधी, जो शातिर अपराधी है, वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता। कहीं चोरी भी करने जाएगा तो चोर मोबाइल लेके नहीं जाता, कोई भी घटना घटित करेगा हार्डकोर क्रिमिनल तो जानता है कि मोबाइल से हम ट्रेस हो जाएंगे। तो अभी सबसे बेस्ट तरीका है यदि किसी अपराधी अपराध को ट्रेस करने का या इन्वेस्टिगेशन का, तो मेरे हिसाब से जो फुटेज हैं, कैमरे हैं, कैमरे के फुटेज ये बहुत उपयोगी है। इसके लिए पूरे शहरों में और जहां भी हमारा थाना क्षेत्र है, जिला है, उसको कैमरे से आच्छादित कर देना चाहिए, और ये बेहतर विकल्प है अपराधियों को पकड़ने का, अपराध को ट्रेस करने का। सर, 2007 में आपको दुर्ग भिलाई में गैंगस्टर के एनकाउंटर के मामले में भी टर्न ऑफ प्रमोशन मिला था सर। वो उस केस को आपने कैसे सुलझाया था, इसके बारे में आप बताइए। वो काफी पुराना है। जी। उसमें 2 गैंग थी भिलाई में, और
उसमें शूट आउट हुआ था। एक तपन का गैंग था और एक महादेव महार की हत्या कर दी जाती है। जी और गैंग ने उसके दौरान हत्या, महादेव की हत्या के दरमियान दो और हत्या किए थे। कि रवि श्रीवास्तव थे जो कांकेर के नगर पालिका के अध्यक्ष थे, और एक भिलाई के स्टील प्लांट के डीजीएम थे जो वहां रहते थे नेहरू नगर। वैसे 3 मर्डर, लगातार मर्डर हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल किया था। मोबाइल उस समय बहुत ज्यादा उपयोग में आता था, अपराधी उपयोग में करते थे। उसी के टेक्निक से उसको ट्रेस किया गया था, जिसके साथ मुठभेड़ हुई थी गोविंद विश्वकर्मा। और उसकी गिरफ्तारी के लिए जब हम लोग जा रहे थे, वो एक ऑटो से जा रहा था, जी। और फिर वो फायर ऊपर, तो हम लोग भी जवाबी फायर किए थे, और आत्मरक्षार्थ फायर करने के दरमियान वो मुठभेड़ में मारा गया था। सर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं, उसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर से पुलिस विभाग में आने का विचार कैसे आया? नहीं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर तो नहीं कहना चाहिए। मैं जब पढ़ाई करके निकला, मैं भू विज्ञान में एमएससी हूँ मैं। जी और मैं रायपुर साइंस कॉलेज से पढ़ा था। 1987 में एमएससी किया था मैं। जी उस समय मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ठाकुर सर हुआ करते थे, वो दुर्ग साइंस कॉलेज में ट्रांसफर होकर गए थे। तो मेरे को बोले कि तुम फर्स्ट क्लास हो और तुम पढ़ाओ कॉलेज में। तो 1 साल में मानसेवी सहायक प्राध्यापक था। और फिर मैं अपने दोस्तों को देखा कि वो पुलिस में आ गया, तो मैं भी सब इंस्पेक्टर बन गया था। जी। कोई खास नहीं। कोरोना काल के दौरान आप लोगों की लगातार मदद कर रहे थे, जो मजदूर थे उनके आने जाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, एक चुनौतियों भरा समय रहा सर। उसको किस प्रकार से आपने हैंडल किया? निश्चित, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पुलिस के लिए चैलेंज था। जी और पूरे प्रदेश में हमारे डीजी साहब के और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस, और हमारे जिले में एसपी साहब के मार्गदर्शन में, कलेक्टर साहब, तत्कालीन कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में हम लोगों ने बेमेतरा जिले का, मैं बता दूं कि यहाँ करीब 35 से 40 हजार लोग पुणे महाराष्ट्र और दिल्ली, जम्मू कश्मीर जी और ऐसे राज्यों में करीब ये फैले हुए हैं। अधिकांश लोग यहाँ लखनऊ पुणे में जाते हैं, जम्मू कश्मीर दिल्ली। और जो फर्स्ट वेव में करीब 35 से 40 मजदूर वहां से वापस आए थे। और उस समय बहुत ट्रेन से आते थे, फिर उनको बस से नवागढ़ क्षेत्र में, नांदघाट क्षेत्र में, दाढ़ी में उनको बेमेतरा से, या जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, दुर्ग है, तिल्दा है, वहां से हम लोग बसों से लिफ्ट करते थे और उनको छोड़ते थे। और उस समय तो ये वैक्सीन भी नहीं आया था। सेकेंड वेव के बाद वैक्सीन आया। उस समय रोज हम, ऐसा था कि करीब 1 महीने तक 1,000 1,500 मजदूर के रोज वास्ता पड़ता था। और उनको खाना भी खिलाना, फिर बस में, बस एक्वायर कलेक्टर साहब बस दिए थे, उसमें बस में भर के भेजना। पूरा ये आपाधापी था और हजारों मजदूरों के संपर्क में आते थे। लेकिन उस समय मास्क और ऐसा ब्रीदिंग एक्सरसाइज के कारण दोनों वेव में कोरोना तो बहुत कम लोगों को हुआ बेमेतरा जिले में। हम लोग, खैर मेरे को तो हुआ ही नहीं। और उस समय वास्तव में बहुत मेहनत करना पड़ा। लॉकडाउन के दरमियान दुकानों को बंद कराना, लोगों को कानून सख्ती से नहीं, लेकिन उनको हम लोग डिफरेंट तरीके से, जैसे मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, तो जो भी हमारे थाना क्षेत्र है उसमें साइकिलिंग करते थे हम लोग, एक पोस्टर बनाते थे। और उनको और भी जैसे लोग हैं हमारे, कुछ लोग सांस्कृतिक क्षेत्र में अच्छी जान वो पकड़ है, कुछ गाना वाना गाते हैं, उनके माध्यम से एक संदेश देके और उसको अच्छा टेकल किए थे। उसकी तारीफ भी हुई। आपने बताया कि आप साइकिल से भी लगातार क्षेत्रों का दौरा कर लेते हैं, और जो आपराधिक घटनाएं रहती है उसकी भी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। 35 किलोमीटर, नहीं वो 40 किलोमीटर तक आप साइकिल चला के जाते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली डायबिटिक हूँ। जी और मैं साइकिल चलाता हूँ रोज। मैं 35-40 किलोमीटर अभी पिछले 1 1.5 वर्ष से, जब तक सेकेंड वेव नहीं आया था, तो मैं रोज सुबह 5 से लेकर 7 तक साइकिलिंग करता हूँ। केरला तरफ जाता हूँ मैं, 35-40 किलोमीटर नियमित चलाता था। जी। अभी तो खैर अभी कलेक्टर साहब आए हैं तो उनके साथ फिर शुरू हो गया है। अभी जिले में एसपी साहब भी चलाने लगे हैं। वो एक 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 घटना मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर।
बेरला तरफ से आ रहा था, तो वो सरदा करके एक गांव पड़ता है, बेरला का सबसे बड़ा है, कुसमी और सरदा, ये जिसकी पॉपुलेशन 5,000 से ज्यादा है। जी तो मैं चूंकि लगातार जाता था, और सुबह सुबह 5, 5:15 को निकलता था और 7 बजे मैं लौटता था। तो एक मोटरसाइकिल वाला है, वो भी अपने बच्चे को सामने बिठा के रोड में, मैं साइकिलिंग कर रहा था, तो ऐसे ही मैं पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले जी सरदा वाला हूँ, नाम मम्मी बताया वो। और मैं बोला क्या करते हो, तो बोले लॉकडाउन में क्या करोगे, कोई काम तो है नहीं। तो मैं बोला फिर भी कुछ तो करते होगे, तो वो बोला मैं दारू बनाता हूँ। मजेदार हो गया सर फिर। पूरा उससे विधि पूछ लिया मैं, पूरा प्रक्रिया कैसे बनाते हो, कहाँ बनाते हो, मार्केट भी करवाया था मैं वहाँ। जी और बाद में पता चला कि मैं पुलिस अफसर हूँ, तो वो फिर शर्माता था, वो देखता था, तो तो उसके वो बाद आप कार्रवाई किए कि नहीं सर? कार्रवाई करवाए थे उसमें बाद में। जी जी मतलब ये कि कोई भी चीज को ना, आप साइकिलिंग करोगे तो लोगों से एक सोशल, आपसी जो लगाव हो पुलिस, जाता है। हाँ, तो जी लोगों से एक अच्छी जान पहचान और इंटीमेसी हो जाती है, और कोई भी चीज की जानकारी आसानी से मिल जाती है। जिस चीज को अपन पुलिस की यूनिफॉर्म में जाके पता करना चाहते हैं तो नहीं जी पता होता, वो ऐसे, मतलब इससे फायदा है, मतलब कम्युनिटी पुलिसिंग में भी फायदा है। कोरोना के दौरान लगभग सब थाना क्षेत्र में हम लोग साइकिलिंग किए थे, लोकल हेडक्वार्टर में भी, और जितने थाना क्षेत्र है रिमोट के, जैसे अंदर अंदर के गाँव में भी, खंडसरा है, दाढ़ी है, और उससे संदेश भी देते थे लोगों को, और लोगों को देखते थे कि साइकिलिंग कर रहे हैं, आखिर इसके उसको बोलते थे, बताते थे कि आप लोग बाहर मत निकलो, मास्क पहनो, जी ये आगाह करते थे। तो इससे फायदा तो होता है, और अपने स्वास्थ्य को भी फायदा होता है। सर, जो आप एसडीओपी के पद पर हैं, जैसे बहुत सारी जो जनता रहती है उनको परेशानियां रहती है, कुछ शिकायतें रहती है, तो अगर वो राजीव शर्मा जी से मिलना चाहें तो कितनी आसानी से मिल सकते हैं, कैसे आप मिल सकते हैं? हमारा, देखिए, हमारे जो मुखिया हैं डीजी साहब, जी उन तो बोलते हैं कि उनका भी नंबर एकदम किसी भी समय उनको कॉल कर सकते हैं। हमारे एसपी साहब हैं यहाँ, कलेक्टर साहब हैं, आईजी साहब हैं, सब बोलते हैं। गवर्नमेंट ने हमको सरकारी नंबर दिया है, हम लोग जहां भी जाते हैं कम्युनिटी जी पुलिसिंग पे, कहीं पे चौपाल लगाते हैं, गाँव में जाते हैं। अभी एसपी साहब और प्लान कर रहे हैं कि कुछ गाँव में साइकिल से जाएंगे करके, कलेक्टर साहब भी प्लान किए हैं, अब देखो कब तक हो पाता है ये। तो वो सब नंबर हम सार्वजनिक कर देते हैं कि आप किसी भी समय हमको सीधे फोन करिए। आपको ये परहेज करने की आवश्यकता नहीं कि 2 बजे है रात जी में कि दोपहर टाइम है। पुलिस हमारे रेगुलेशन में है, पुलिस 24 घंटा है ड्यूटी में तैनात है। तो और हमेशा किसी भी समय किसी भी समस्या के लिए को लेके आते हैं, हम मिल सकते हैं। पुलिस पुलिस सेवा है। पहले पुलिस आईपी हुआ करता था, आईपी का मतलब शायद इंपीरियल पुलिस था, अब आईपीएस होता है, जैसे हम लोग सीपीएस। तो छत्तीसगढ़ पुलिस सर्विसेज पुलिस सेवा है, और इसका परम उद्देश्य है लोगों की कठिनाइयों को निराकरण करना। जी सर, थैंक यू। जी। और हमने बातचीत की बेमेतरा एसडीओपी राजीव शर्मा जी से। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने जो आपराधिक घटनाएं होती है उस पर नियंत्रण करने के लिए काम किया जा रहा है। और अन्य खबरों के लिए बने रहिए पहुना.in के साथ। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।